बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज जो है वो इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जानिब से, और कल पाकिस्तान का बजट पेश किया जाएगा। बजट का जो हदफ है वो मजमूई तौर पर 5,390 अरब रुपए का रखा गया, लेकिन हम हर माली साल के लिए जो अहदाफ मुकर्रर करते हैं, क्या उसका हुसूल मुमकिन हो पाता है? आज ही के दिन अगर आलमी मालियाती इदारे को देखें तो उसने पाकिस्तान के लिए क्या बात की। वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान को $1 अरब जो है वो दासू पावर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए अनाउंस किए गए हैं, और कहा यह गया है कि इससे 5,000 मेगावाट बिजली बनेगी और पाकिस्तान में सस्ती बिजली के हुसूल को मुमकिन बनाया जा सकेगा। लेकिन आज के दिन जब आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई है तो शायद मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनसे बाज़-पुरस की होगी और उनसे यह पूछा होगा, तकल्लुफन पूछ लिया होगा कि खुर्शीद शाह साहब जो कहते हैं कि हमें मुशावरत के अंदर शामिल नहीं किया गया, या IMF की तरफ से बजट बनाया जा रहा है या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है, शायद वो पूछ लिया गया हो। और आज के दिन बजट के हवाले से जो एदाद शुमार मंजर आम पे आए हैं, इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खजाना साहब ये क्लेम करते हैं कि जो महंगाई है वो 48% से कम होकर 11% तक आन पहुंची है, और वो ये कहते हैं कि ये सिंगल डिजिट तक जाएगी। 11% का मतलब ये कि आप जो कमाते हैं, अगर आप पहले 10,000 कमाते थे तो आपका वो जो खर्चा था वो 15,000 हो जाया करता था, और अब उनके मुताबिक वो जो खर्चा है वो 15,000 नहीं है बल्कि वो 11,000 के करीब है, यानी आपका खर्चा कम हो चुका है पहले से। और अगर ये हकीकत है, आवाम को मालूम है, तो फिर इसी के मुताबिक होगा। बसूरत दीगर मुल्क में महंगी होने वाली बिजली, मुल्क के अंदर अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा, और फिर चंद चीज़ों में कमी और दीगर चीज़ों में जो इजाफा है, उस इजाफत ने अवाम को किस हद तक परेशान किया हुआ है। कल के दिन जो बजट पेश किया जाना है तो उसके अंदर किस इंडस्ट्री को फ़रोग देने की बातें होंगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फ़रोग देने की बातें होंगी कि जिनके प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं। ज़राअत की इंडस्ट्री को फ़रोग देने की बात होगी कि जहाँ पे किसानों को आपने पूरी उजरत नहीं दी और किसानों के साथ जो किया हुआ एग्रीमेंट था उसको पूरा नहीं किया गया। उसके साथ साथ टेक्सटाइल के सेक्टर को किस हद तक फरोग दिया जाएगा। हम ये कहते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तनासुब को हमने कम कर दिया, वो जो गैप है हमने फिल कर दिया है, लेकिन हम ये समझने से कासिर हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है उसमें से 50% इंडस्ट्री इंपोर्ट के रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इंपोर्ट का रॉ मटेरियल ही भारी कीमत में आप मंगवाएंगे तो फिर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आपकी चीज़ों की पजीराई किस हद तक हो सकती है, वो एक बुनियादी सवाल है। दूसरी बात ये कि जो इंपोर्ट की गाड़ियां हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी सख्ती की जा रही है ताकि मकामी सतह की जो सनत है उसको फ़रोग दिया जा सके। पर कैपिटा इनकम के हवाले से अहदाफ क्या मुकर्रर किए जाएंगे उसके ऊपर बिलखुसूस बात होनी है। उसके अलावा पाकिस्तान के वो सेक्टर्स के जिनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, यानी तालीम का सेक्टर और सेहत का सेक्टर, उसमें किस हद तक तवज्जो दी जाएगी। पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो पिछले 20 सालों से मुफ्त किताबों का हुसूल मुमकिन था स्कूल के बच्चों के लिए, लेकिन अब वो भी हुसूल जो है वो मुमकिन नहीं रह पाया। अब वो बच्चे जो हैं वो किताबें हासिल नहीं कर सकते, तो उनके लिए परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। क्या तालीम के सेक्टर में जो पैसा लगेगा उसका आउटकम देखने को मिलेगा? फिर बात ये कि तवानाई के मुतबादिल शोबों के ऊपर हम जो है वो कन्वर्सेशन जो हमारी है वो तो होती रहती है, लेकिन हम कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो कन्वर्ट कब होंगे, वो ट्रांजिशन कब मुकम्मल होगी कि जिससे आवाम को कुछ सहूलियात मिल सकें। क्योंकि IPPs का बोझ यानी कैपेसिटी चार्जेस हमें जो हर साल पे करना पड़ते हैं वो कौमी खजाने के ऊपर एक भारी बोझ है। और फिर एक और बात कि फाटा और पाटा, इसके लिए जो सब्सिडीज दी जानी है उसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई है, और उस कमेटी की सरबराही जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को दी गई है। वो कमेटी अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। ये तो है बजट से मुतल्लिक जो कल पेश किया जाएगा और जिससे चीज़ें आया होंगी कि किस किस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। अभी तक के इतलात के मुताबिक जो है वो बेकरी आइटम्स उसकी कीमत बढ़ेगी, मेकअप का सामान उसकी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसकी, जो है बच्चों के लिए सीरियल्स, जैम, जेली, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो कल के दिन इस हवाले से क्या कुछ देखने में आता है वो एक सवाल है। दूसरी बात यह कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज एक समाअत की इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के हवाले से, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसमें बेशुमार बातें उठाई। उन्होंने यह कहा कि मैंने जज दिया था, इलेक्शन कमीशन ने उसकी मंजूरी दी,
आप अगर इल्जाम लगाएंगे कि जज मुतासिब है, आप अगर जज के ऊपर इल्जाम लगाएंगे और वो गलत हुआ तो आपको 5 साल की नाअहली भी भुगतना पड़ेगी, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कौन सा प्रेसिडेंट सेट कर रहा है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन यह समझता है कि वो सू मोटो एक्शन ले सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास सू मोटो का इख्तियार मौजूद नहीं है और वो ये फैसले नहीं कर सकता। ये किस कानून के तहत आपने फाइलें मंगवा ली? अगर कोई एतराज था तो उस जज की अदालत के अंदर वो एतराज आयद किया जाता और फिर उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता। तो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से सू मोटो एक्शन क्यों ले लिया? तो इसके ऊपर भी बात की जानी है, जिसपे शुएब शाहीन साहब ने भी एक मौक़िफ़ अपनाया और दूसरी तरफ से जो वकला थे उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ अपनाया। अब पाकिस्तान में एक तरफ सियासी मंजरनामा है, दूसरी तरफ मुआशी मंजरनामा है, गर्दाब में हम फंसे हुए हैं। इस गर्दाब से निकलने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो इसी से बात का आगाज करते हैं, राना की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बजट के हवाले से जो आज इक्तिसादी रिपोर्ट सामने आई है, सर्वे रिपोर्ट, उसके मुताबिक महंगाई की शरह बकौल वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब 48% से 11% पे आ गई है और महंगाई में कमी की वजह से शरह सूद में कमी हुई है और आने वाले दिनों में ये सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। क्या राय रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आप ज़रा छोड़ दें यासर साहब वज़ीर ख़जाना को, मशीर ख़जाना को, आप बताएं महंगाई की शरह में कमी वाक़या हुई? मैं अपना ज़ाती तौर पे जी, मैं आपको ज़ाती तौर पे पूछ रहा हूँ, मैंने कोई पीछे खड़े मोहम्मद भूटे से नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप और मैं इस माशरे में कि उस हिस्से में रहते हैं जहाँ पर हमने अपनी तनख्वाह से गुजारा करना है, जहाँ पे हमने गाड़ी में अपना पेट्रोल डलवाना है, जहाँ पे हमने अपने घर की बिजली का बिल खुद अदा करना है। तो आप मुझे बता दें ज़रा, ये चाय दफ्तर की है जो आप पी रहे हैं, हाँ जी, ये बता दें मुझे आप। मेरे पल्ले से हो तो शायद मैं तीसरे दिन पीने बंद कर दूँ, ये दफ्तर वालों की इनायत मिल जाती। आप ज़रा बता दें मुझे कि महंगाई की शरह में कितनी कमी हुई है? हम तो परेशानी के अंदर मुब्तला है हमारे तो। यार झूठ बोलते हैं आप, परेशानी में मुब्तला है। अच्छा? मैंने आपसे कल के नोटों की बोरियां खुल गई हैं, हर चीज़ सस्ती है, आप कहते हैं महंगी है। वो यार मुझे एक बात बताए, अगर 2300 रुपये किलो बकरे का गोश्त था, कोई महंगे? कोई महंगे है मुझे बताए ना। आपकी अगर 512 रुपये किलो साफ गोश्त मुर्गी का आ गया है तो कोई महंगे? यार अगर 500 रुपये किलो वो नींबू मिल रहा है तो कोई महंगे? यार अगर 130 रुपये किलो प्याज मिल रहा है महंगे कोई? अब अच्छा आदमी लोगों वाली बात करते हैं, नहीं मिल रही यार रोजगारी किसी को। अगर आप देखें ना कितना हमने तरक्की कर रहे हैं कि सीमेंट की बोरी जो है हमने उस पर वो कीमत बढ़ गई है उसकी। अगर प्रॉपर्टी का कारोबार, कंस्ट्रक्शन का कारोबार कम हो गया है तो इसका मतलब ये तो हुआ ना कि लोग पैसे किसी और पर तरफ लगा रहे हैं। आप ऐसे कहते जा रहे हैं, जीरो पे आ गई है महंगाई, जीरो पे, हम माइनस में ले जाते हैं हम। नहीं, जीरो पे आ गई है। मुझे इन लोगों को जो ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, इन्हें लेकर किसी गरीब बस्ती में जाएं, इन्हें एक तनख्वाहदार तबके के घर लेकर जाएं, इन्हें बताएं कि एक सैलरी लेने वाला महीना किस तरह गुजारता है, इन्हें बताएं कि जनाब बिजली के बिल कितने कितने आए हैं, इन्हें बताएं कि जनाब इस वक्त ईद उल अज़हा में चंद दिन रह गए हैं और लोगों के बच्चों के कपड़े नहीं हैं। इन्हें बताएं कि जनाब जाकर ज़रा मार्केटों में, बाज़ारों में देखें कि महंगाई कितनी है, ख़रीदारी की रेशो कितनी है, तो जाके अंदाज़ा तो लगाएं ना। ठंडे कमरों में बैठकर ये सारा कुछ पेश कर देना बड़ी अच्छी बात है। और अगर यही सारा कुछ पेश करते करते वो 4, 6, 10 घरों की हालतें ज़ार भी बयान कर देते, क्लर्क से लेकर मज़दूर की, आम आदमी से लेकर सफ़ेद पोश की, इन 4-5 घरों की सूरत हाल अगर ये सामने रख देते, जिसके बच्चे स्कूल जाना छोड़ गए हैं उसका भी जिक्र कर देते, तो फिर मैं मानता कि जनाब इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। वो तो इस तरह है कि जैसे सब अच्छा हो गया। और यार सब अच्छा हो गया क्यों कर्ज ले रहे हो? सब अच्छा हो गया क्यों जा रहे हो IMF के पीछे? सब अच्छा हो गया तो क्यों जाके तल्ले मिन्नतें कर रहे हो? और आप यहाँ बैठ के गर्दान गिना रहे हैं, आप तो, और आप और मैं मुंशी बने हुए हैं कि आप उसने फलाने ने फलां कह दिया, बल्ले 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 जी साहब ठीक हो गया। ये क्या हुआ? यासर साहब कुछ ठीक नहीं है। इनको जब तक आम आदमी खुशहाल नजर नहीं आएगा इस मुल्क का, और आम आदमी
इस मुल्क का 90% से ज़ायद है। अगर वो खुशहाल नहीं है, उसके घर में खुशहाली नहीं है, अगर उसके घर में फल नहीं जा सकता। आपको पता है ये जो लीची आई हुई है आजकल, सर हमें कहाँ पे पता नहीं, वैसे लीची लीची है ना, लीची कहते हैं ना उसे। हाँ जी, पता क्या कितने की किलो है? हमने कभी 900 रुपए किलो। पूछा ही नहीं सर, इसलिए कभी मैं इसलिए नहीं, मैं कह रहा ना, तो बताए ना वो अपने वजीर मसूफ साहब को कि महंगाई कम हो गई है ना। आपने लीमू 500 का, सर वो 1000 से 500 पे आया, 1000 पे भी लोगों ने लिए। सर इंशाल्लाह ईद के पास हो जाएगा, घबराएं ना आप। अभी ईद में 4-5-6 दिन है ना, हो जाएगा। क्यों घबराते हैं आप ज़रा ये तो देखें कि आप जो डॉलर का रेट दे रहे हैं, मुझे उस रेट में डॉलर ले देंगे आप? नहीं, हमारा जो बजट तश्कील पा रहा है वो 295 के हिसाब से डॉलर से तश्कील पा रहा है। फिर डॉलर आप समझे 300 से ऊपर जा रहा है। वो तो आलमी इदारे कह रहे हैं 350 के करीब। चलो अच्छी बात है यार, जाना नहीं चाहते। ये हम झूठ के सहारे जीते हैं, और झूठ का सहारा ही जो है हमें वो आगे लेकर चलता है। जिस मुल्क के अंदर ताकतवर, जिस मुल्क के अंदर बड़ा आदमी, जिस मुल्क के अंदर मजबूत आदमी ये सब कुछ करता हो, जिस मुल्क के अंदर साबिक इन्हीं की हुकूमत का एक साबिक मशीर मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो बात की, आपको पता है ना, उसके जवाब में नून लीग ने जो बात कही वो भी आपको पता है, और फिर आज भी जो बात हुई वो भी आपको पता है। तो यासर साहब, बात यह है कि कोई बात नहीं, इनको ये महंगाई इसलिए नहीं लगती कि ये लोग आम आदमी की ज़िंदगी को नहीं देखते। इनको ये महंगाई इसलिए नहीं लगती कि इनको ये नहीं इल्म कि इस पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी जो है वो किस हाल में जी रही है, उसके लिए खाना कितने वक्त का मुयस्सर है, उनके लिए रोटी कितने वक्त की मुयस्सर है, उनके कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता चौकों में, शराहों पे, गली मोहल्लों में मांगने वालों की कितनी बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त हो चुकी है। इन्हें ये नहीं पता कि अस्पताल के अंदर जाएं तो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कितने तरले मिन्नतें करने पड़ते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर ताजर जो है वो अपना कारोबार छोड़ रहा है। खुद आज एक बड़ी इंडस्ट्री के, एक बहुत बड़ी कॉमर्स से तल्लुक़ रखने वाली यूनियन के ज़िम्मेदार ने कहा हमारे तो हज़ारों लोग किसी और मुल्क में जाकर कारोबार शुरू कर दिया उन्होंने, इसलिए कि यहाँ पर सहूलतें मुयस्सर नहीं थी, यहाँ पर टैक्सों की भरमार थी, यहाँ पर जिससे जो टैक्स लिया जाना चाहिए था उससे लिया नहीं जाता, और जिसका टैक्स बनता नहीं उस पर जबरन लगाया जाता है। यासर साहब क्या करेंगे आप आज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि पंजाब हुकूमत ने अवाम के 530 अरब रुपए बचाए। कहाँ से बताएं ना मुझे। कुछ तो किसानों से बचा लिए होंगे गंदम खरीदारी ना करके। ओके, और बाकी कुछ बजट जारी ना करके, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने किसी रुकने असम्बली को बजट नहीं दिया। बजट किसको कहते हैं मुझे सब, यानी तरक्याती फंड्स नहीं दिए। ये जो सड़कें बन रही थी इलेक्शन से पहले भी, अब भी जो बन रही है, कौन बना रहा है? कोई ऐसी है चीज़ कि जो पाकिस्तान में खुद ही पैसे लगा रही है? मुझे बता देना, कोई है? आपको पता था ना इलेक्शन से पहले, अभी इलेक्शन हो रहे थे, रातों रात सड़कें बनती थी जी। फिर उस्मा भारी साहब से वही तो हम पे मेहरबानी होती है सिर्फ कि उसी वक्त जो बन जाती हैं वही चलती रहती हैं। यासर साहब, मैं तो आज सवाल कर रहा हूँ इस हाकिम वक्त से हाथ जोड़ के कि हमारी हालत ज़ार पे रहम करें, इस कौम की हालत ज़ार पे रहम करें। इस बजट को पेश करने से पहले 1 घंटा किसी मजदूर, किसी क्लर्क, किसी सफ़ेद पोश, किसी दुकानदार के घर में गुजार लें। आपको पता चल जाए कि जनाब ये किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता चल जाए कि आपने जो बजट बनाना है वो बजट किस तरह बनना है। आप कहते हैं जी कॉस्मेटिक्स पे लगा देंगे, वो टैक्स लग जाएगा। और भाई जो कॉस्मेटिक्स अमीर खरीदते हैं ना, वो तो पाकिस्तान में होता ही नहीं। यासर साहब, जो आप जैसे लोग लेते हैं वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो जो हम जैसे लोग कभी कभार ले लेते हैं, आप उस पर भी टैक्स लगा देंगे।
आप जैसे का मतलब है, मैं उनको कह रहा हूँ हुजूर, आप अपने बिना आपने हजरत तफन्नुन मुझे वो रखे हुए हैं यार। आप आपसे ना कहूँ किससे से कहूँ, कहते हैं ना नहीं दिल ठीक का है, गुबार मैंने तो अपना आप हाजिर किया है कथारसिस के लिए, आपने आईना समझा हुआ है मुझे रख। ये यासिर साहब, कल आपने जिक्र किया कैप्टन सफदर साहब का ना जी, आज जब मैंने पटिशन की ना सुबह जो लगी हुई है मेरी हद तक इज्जत पे, हद तक इज्जत वाली। तो हम वहाँ पे काफ़ी वकला बैठे थे, मैंने वो वीडियो 6 दफ़ा उनको दिखाई। अच्छा, उन्होंने कहा यार अभी तक इन पे पर्चा नहीं हुआ। मैं कहा ये सहाफ़ी है, मैं कहा ये अपोजिशन पे है। जीडीए की रहनुमा सायरा बानो साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सायरा बानो साहिबा बकौल हमारे वज़ीर ख़जाना, महंगाई 48% से कम होकर 11% तक आ गई, जिसकी बुनियाद के ऊपर शरह सूद में कमी वाक़ हुई है और ये सिंगल डिजिट तक भी आएगी। कल बजट पेश किया जा रहा है, तो कितना अवाम दोस्त बजट लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा उससे पहले रोशनी डाली राना साहब ने, आपने राना साहब को पूरी रोशनी तो डालने की थी। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही थी, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। वो आपने इतने सारे सवालात उठाए राना साहब, वो मर्दे अव्वल हैं। और किसी सियाने ने कहा था बिल लेकर आ रहे हैं हत्ते की इज्जत का, तो सबसे ज्यादा यही फंसेंगे। मगर ये बात आप और हम सोच सकते हैं, लेकिन जहाँ जिस मुल्क में उल्टी गंगा बह रही हो वहां पर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे सामने इदारों को मजाक भी उड़ाएंगे ये और सब कुछ करेंगे, लेकिन वो सब चीजें आम आवाम पर और एक पार्टी पर इम्प्लीमेंट होगी। ये लोग इससे ये इनको इस्तिस्ना हासिल है इन दो पार्टीज को। अब मैं मुर्शिद की तरफ आती हूँ। उससे पहले आप कहते ना कि जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लोग लगते हैं जरा परेशान, देख तो लो। तो देखिए इन लोगों ने ये हालात देखे नहीं है, बजट भी इनको बनाने के लिए दे दिया। मैं जिस वक्त असेंबली में थी उस वक्त मैंने एक बहुत शुरू में जब कहा था, तो मैंने उस वक्त यही कहा था कि जिन लोगों ने ये जिंदगी देखी नहीं, जो आम अभी गुर्बत की लकीर से नीचे और अब तो मिडिल क्लास में खत्म हो गई है, तो इनको हमारे या अवाम के दुखों का क्या एहसास। अब आपने जैसे अभी कहा कि ये जिन चीजों के लिए मतलब सॉसेस, जैम, जेली, मेकअप और इन चीजों में, ये तो गरीब आदमी के लिए अयाशी है। वो तो सोच नहीं सकता, वो तो एक नॉर्मल अपना राशन ले ले अपनी तनख्वाह में और महीना इज्जत से बिना किसी मांगे से मांग कर गुजारा कर ले, बहुत बड़ी बात है। एक तो इनकी ये महंगाई, ऊपर से जो बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग आप यकीन नहीं करेंगे खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। मैं तो अभी मतलब लोगों से ज़ाहिर है मैं बात करती हूँ, ये मेरे सामने 8-10 फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं, और आज उन्होंने भी मुझे बड़ा कन्विंस किया कि खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी तो गुजार चुकी हो, अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट जहां पर जान माल इज्जत महफूज तो हो। तो अब मुझे नहीं पता ये क्या लेकर आएंगे उस बजट में, लेकिन वो आवाम दोस्त बजट बिल्कुल नहीं होगा। जब IMF के आपने लास्ट टाइम देखा होगा, उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं बोला कि गुरबा पर टैक्स लगाया जाए, लेकिन यहाँ पर ये IMF का मतलब ये हमारे जो हुकूमती अरकान है ये समझते हैं कि लोगों के ऊपर जितना इनको नचोड़ सकते हैं, जो जीने का हक है वो इनसे ले लिया जाए। मैं क्या कह सकती हूँ। देखिए अब गंदम स्कैंडल था, वो उसका कोई कुछ भी नहीं पता चला। काकड़ साहब आके नए नए किस्से तो बताते हैं, कभी वो फॉर्म 47 की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि IPP जिस तरीके से आवाम का खून चूस रही है, तो हमारी तो 2.5 दिन की गंदम ज्यादा थी। जब ऐसे आपके पास नगीने और 9 रतन हो, वहां पर आवाम को क्या रिलीफ मिल सकता है? मैं नहीं समझती कि ये आवाम को रिलीफ दे देंगे जब तक ये IPP का ढोल हमारे गले में बंधा हुआ है। इन दोनों जमातों ने जिन्होंने ये बिजली के मंसूबे लगाए, जब तक इनको लटकाया ना जाएगा ना, कोई एक कांध लटका दो खेत पुचाना से, सभी सब अच्छा सायरा साहब, आप कह रही है लटका दो, कौन लटकाएगा? क्या इस मुल्क के अंदर कभी किसी को ऐसे लटकाया गया है? यहाँ पे तो एक हाजर सर्वस आर्मी चीफ साहब को के जहाज को हाईजैक करने की कोशिश होती है, क्या किसी को कभी सजा मिली है? नहीं, वो 12 अक्टूबर तो इनको याद ही नहीं है। वो सिर्फ उसमें हमारे हाजर सर्विस वो क्या कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं थे, उसमें मुसाफिर भी थे, और एक एक जान कीमती है कि जो यहाँ से था कि लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। मैंने तो हजारों ट्वीट्स किए हैं उसके ऊपर, मगर कान पर जू तक नहीं देंगी। अभी आपने पिछले दिनों कुछ कमीशन का जिक्र किया होगा, उसमें लोगों ने वो कहते ना यादें माजी अजाब है यार, बड़े मियाँ साहब की वो चलाई उनकी चीजें
कि जो उस बारे में वो क्या कहते थे, मगर वहां पर भी सुम्मुन बुकमुन उम्युन, सिर्फ जो टारगेट है वो चंद लोग हैं, एक पार्टी है, और बाकी कोई बोले ना। वो तो मियां साहब कहते हैं कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, मैं इंतकाम की सियासत के ऊपर यकीन ही नहीं रखता, मेरी तरफ से 1 एसी की बजाय 2 एसी लगवा लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, क्या जो खवातीन के साथ हो रहा है, जो आलिया हमजा मलिक के घर जाकर किया, कि उसको बाहर बिठाकर, जो सनम जावेद के साथ किया, कोई चालान पेश नहीं हुआ तो उनको बोले कि ये कौन सी मतलब ये इंतकाम की सियासत नहीं है तो कौन सी सियासत है? ये तो अब मेरे ख्याल में कोई रियासत या ये 9 मई वाला कुछ नहीं रह गया, क्योंकि अगर 9 मई होता तो ये जो आधे लोग माफी तलाफी करके गंगा नहा के बैठे हुए वो ना बैठे हुए होते। और ये जाती अना दी है, इनकी बेटी की अना को ठेस पहुंची है, तो उसी वजह से तो उनको समझ नहीं आ रही कि उन 2 खवातीन जो ना झुक रही हैं ना वो हार मान रही हैं, उनके साथ क्या करें। और रियासत, और मैं अपने आप को भी कहती हूँ कि खामोश तमाशाई बने देख रहे हैं कि वो ये आग खुदा जाने हमारे घरों तक कब तक आती है। मुझे ये बता दें, आपकी सियासी जमात भी बिल्कुल खामोश होकर बैठ के, गर्मी ज़्यादा है या खामोश करवा दिया गया है? खामोश नहीं करवाया गया। मैं अभी जो ये यकुम को हम लोगों की मीटिंग हुई थी, उसके ऊपर जो साई ने पैगाम दिया वो तो बहुत ठोस और वाज़ेह, जी वाज़ेह पैगाम था वो। हम कोई अपनी सीट्स के लिए या उन चीजों के लिए जो यहाँ पर सिंध में लोगों के साथ हाल हो रहे हैं, उनका पानी बंद हो रहा है, मुझे तो लग रहा है मैं कोई चंबल वादी चंबल में हम लोग बैठे हुए, और जो लोगों के साथ जो उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार है, पेंशन बंद, नौकरी इधर से उधर, ट्रांसफर, पोस्टिंग, एक मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ क्या हो रहा है। मजे की बात है कि कोई मीडिया बताता भी नहीं है कि यहाँ पर सब ऐसे दिखा रहे हैं कि सब ऐसे यहाँ पर सुख और शांति है। आप कराची शहर देख लें, रोज कराची शहर लाशें उठाता है। हम पहले भी ग्रुपों के तहत उसमें मरते रहे लोग, उसके बाद बोरीबंद लाशों का जमाना आया, और अब ये जो मोबाइल स्नैचिंग है, जिसमें हमारे निगरां वजीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने कहा मोबाइल आए दिन, आप लोकल अखबार उठाकर देख लें, आए दिन यहाँ पर। हमें तो पता नहीं किसके रहमो करम में छोड़ा हुआ है। अब तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं सवाल करूं तो किससे करूं। साहिरा बानो साहिबा, आप जो बातें कर रही हैं कर लें, कोई 3-4 दिन मज़ीद और की जा सकेंगी, क्योंकि बात यह है कि इत्तलात हैं कि फायर वॉल एक इंस्टॉलेशन हो रही है और 4 मोबाइल कंपनीज़ जो हैं उनके साथ इंटैक्ट हैं। फिर वो मवाद जो हुकूमत को नापसंदीदा होगा उसको ट्रेस भी किया जाएगा, उसकी रीच भी कम की जाएगी, जिसने अपलोड किया होगा उस तक भी पहुंचा जाएगा। तो सोशल मीडिया आपका जो पहले चल रहा है उसकी रीच कम होने वाली। जी जी, वो कहते हैं ना कि मालूम नहीं मेरे सयाद को, घुटती है अगर सांस तो खुलती है जुबां। और ये ऐसी बड़ी आग के दरिया पार किए हुए, इश्क भी तो आग का दरिया है ना, और तैर कर गए हमें जिंदगी में कभी कभी कोई ना कोई से तो पार किया होगा। बाकी ये फायर वॉल लगाने का क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? तो मुल्क तो अंधी तो चल रही है, इस मुल्क में उठाए भी जा रहे हैं बंदे आके, हम भी काट दें, हम किसी अच्छे मकसद के निकले तो हमारी टांगे भी काट दें। ये ऐसे थोड़ी होते हैं। इस 25 करोड़ आवाम को आप ये इस तरह की चीजें लगाकर, इससे क्या होगा? नफरत में इजाफा होगा। ये जो पीडीएम का टोला हमारे सर पे मुसल्लत है, जो अपने आप को जमहूरी जमातें कहते हैं, राना साहब ये देखा है दुनिया में, मतलब अपनी पाकिस्तान की तारीख में, कि जो आमराना हुकूमत होती है, जो आमर होते हैं वो जमहूरी बनने की कोशिश करते हैं, और जो जमहूरियत पसंद लीडर होते हैं वो आके उनमें डिक्टेटरपन आ जाता है। तो ये किस मुंह से अपने आप को जमहूरियत की अलम बरदार जमातें कहेंगी? जो पीपल्स पार्टी ने खेल खेला है कि हम बच्चे हैं, कि उनके गवर्नर छुट्टी पे चले गए और उसके बाद जी कायम मुकाम गवर्नर ने उसके ऊपर साइन कर दिए और सारा कुछ हो गया, और कल को ये कहेंगे कि हम नहीं। तो मजाक थोड़ी चल रहा है, ये कोई पुराना जमाना थोड़ी है। आजकल हर किसी को हर चीज का पता है, लेकिन इन हथकंडों से होगा कुछ नहीं। अच्छा, सुना आपके सिंध में भी बड़ा मसला चल रहा है, एक बड़े ओहदे पर और एक बड़े ओहदेदार के करीबी अजीजों के दरमियान, सुना है कोई बड़ा फड्डा चल रहा है? हाँ जी, आपस की लड़ाई चल रही है। अब आप देखें कि यहाँ पर तो ऐसी लड़ाई चल रही है कि एक वजीर के पास 3-3 कलमदान हैं,
बाकी लोग बैठे हुए, मामलात उनके भी हाथ से निकलते नजर आते हैं, वो खींचातानी है। तो वैसे भी तो आपको बोला था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी है, तो प्यो पुत्र ते पुत्री है, इन्ना तिन्ना दा मसला है। तो उसमें सिंध रगड़े में आया हुआ है और बस जल्दी जल्दी समेटा समाटी कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अभी आपने बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी जो उन्होंने अपने वज़रा को कही थी कि वो उन वज़रा की कारकर्दगी से भी इतना खुश नहीं है, थोड़ा बहुत सुस्त हुए हैं। तो ये सारी चीजें गर्दिश में हैं, देखिए क्या होता है। हम ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर से चोरी को ख़त्म करेंगे, कौमी ख़जाने से चोरी को ख़त्म करेंगे। अब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसा महकमा, उसमें पता चले कि 11 रुकनी गिरोह जो हैं, मुहर्रर जो है माल खाने के गिरोह के साथ 10 करोड़ रुपया चुरा के भाग गया है, जिसमें गैर मुल्की करेंसी के थैले थे। तो हम वहाँ पे जाएंगे कहाँ पे? देखिए 10 करोड़ तो आपने भी सुना। जिस वक्त मैं हज वाली कमेटी में थी उसमें पता चला कि जो वो इतने सारे जो टेंडर्स वगैरह के पैसे थे, वहां पर एक बंदा था, कोड उसको पता था, वो भी लेके भाग गया। फिर हमारे बड़े डायरेक्टर वहां पर पेशी वगैरह में फंसे हुए थे। अभी परसों कराची में पेपर हुआ है और स्कूल के अंदर एक बंदा बैठा हुआ था, बच्चों के उसने मोबाइल लिए हैं सबके, और उसके बाद वो बंदा गायब हो गया। ना स्कूल वालों की इंतजामिया को पता, ना चौकीदार को पता। तो यहाँ पर तो हम हालात में है। गंदम के लिए किसान यहाँ पे रुल गए। पास्को वालों ने वो जो गंदम खरीदी है वो भी लोगों को वापस कर दी है, यहाँ सिंध के कुछ इस्लाम में कि पैसे नहीं है। नहीं, पंजाब में भी की, सिर्फ सिंध में नहीं हुई, पंजाब में भी हुई, पास्को के गोदामों में रखी गई और बाद में ये कहा गया कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इन्होंने कैपेसिटी से ज्यादा ले ली थी तो इसलिए गंदम गोदामों में पड़ी हुई है, आप आके वापस ले जाएं। तो वो लोग कहते हैं हमने 3400 के हिसाब से दी थी, अब ला के 2400 के हिसाब से भी कोई खरीद नहीं रहा। जी, अगले साल तो आप देख लीजिएगा गंदम का बहरान, क्योंकि मैं तो अपने जितने आसपास जानने वालों को जानती हूँ, बशमूल पीर साहब पगारा के, उन्होंने बेहद किया है कि वो अगले साल गंदम नहीं उगाएंगे। तो मैं तकरीबन इस वक्त जो काउंट कर चुकी हूँ, तकरीबन 10-12 हजार एकड़ टोटल काउंट कर चुकी हूँ कि जिन्होंने कहा है कि हम गंदम नहीं उगाएंगे। 10-12 हजार एकड़? जी जी, मतलब मुख्तलिफ लोगों ना, कोई 500 वाला, कोई 600 वाला, कोई 700 वाला, किसी की 2000। तो सभी जिस तरह बात होती है तो उन्होंने बोला कि हम गंदम नहीं उगाएंगे। अच्छा, ये तो मेरे हस्बैंड तो बोला कि मैं मिर्चे टमाटर उगा लूंगा। नहीं, मीठे टमाटर भी महंगे हैं, कोई बात नहीं। आपने भी कौन सा सस्ता सौदा किया है? वो साथ में कोई 5-7 एकड़ वाले के साथ आपकी दुआ सलाम नहीं है? सारे 500-600-700 एकड़ वाले किनसे? मैंने कहा 5-7 एकड़ वाले के साथ दुआ सलाम नहीं है? 5-7 एकड़ वालों से भी है आसपास। वो बेचारे तो रुल गए, वो तो सोना यूरिया के बोरियों में डाल के उनको तो मिडल में कहा गया कि बेचारे 10-12 एकड़ वाले या कुछ ऐसे बोलते। तो यहाँ पर तो हालात ऐसे हैं, वो कहते हैं ना किस किस चीज का रोना रोए। पानी वो यहाँ पर नहीं, हर चीज मैं कहती हूँ कि खुदा जाने इन्होंने कहाँ कौन सी बंद गली में लाकर छोड़ दिया। और अभी जी जो बाहर जाएगा, जो वहां पर पनाह लेगा, अब इनसे पनाह मांगते हुए मैं क्या बोलूं, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका मतलब नहीं बोलूंगी वरना फिर मेरे पे भी वो लग जाएगा। नहीं, आप पे नहीं लगेगा, लगना हम पे ही है। आप हम पे लगवाने की तैयारी कर रही हैं। चलें, कोई बात नहीं, हम वैसे ज़हनी तौर पे तैयार हैं। अच्छा, ये तो बता दें कि मंजूर वसान साहब को ख्वाब बड़े आते हैं। उन्हें ख्वाब जो आए हैं कि 3 माह बाद असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। असेंबली नहीं, सिर्फ वफाकी असम्बली तहलील होगी। और आपने भी कहा था कि नए इलेक्शन की तैयारी इसी साल में होगी। अब भी आप उस बात पे कायम है और मंजूर वसान साहब की इस बात को किस तरह लेती हैं? पता है आसाम में तो पता है ना, हमारे टीम में इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, पता नहीं उन्होंने ऐसा ख्वाब क्यों नहीं देखा। उनको सीट भी नहीं मिली, उन्होंने टिकट ही नहीं थी, किसी फैमिली मेंबर को भी नहीं थी। तो देखिए, ये तो आपको भी पता है कि ये वो कहते हैं ना, ये कश्ती डोल रही है वफाक में। अब वो जाहिर है, अब बड़े मियाँ साहब भी आ सकते हैं, छोटे मियाँ साहब भी जा सकते हैं, फिर एक हमारे आजकल आम के तारे 4-5 ओहदे हैं उनके पास, वो भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान जो मैंने यहाँ पर सियासत को देखा है, इधर कुछ भी बैद नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको नजर क्या आ रहा है? वैसे आपको नजर क्या आ रहा है, इलेक्शन कब तक देख रही हैं? ये इस बजट को पास होने के बाद आप देख रही हैं हुकूमत को चलते हो? नहीं, बजट तो देखिए, बजट देने को तो दे दे, अब उतना हदफ पूरा होगा तो ये बाकी चीजें होंगी।
ऐसे तो जितने मर्जी सपने वो देख लें, हाँ उसके बाद कुछ इस तरह वो है। बाकी राणा साहब एक बात है, सुहागन वही जो पिया मन भाई जो लेकर आए हैं, अगर उनका दिल भर गया तो ये चले जाएंगे, वरना किसी न किसी तरीके लटक पटक के ये सेटअप चलेगा, पता नहीं। अच्छा किसी साहिरा की बानो, बात ज्यादा होगी। साहिरा बानो साहिबा, पंजाब हुकूमत देखे ना तो वो क्लेम करती है हमने 530 अरब रुपए कौमी खजाने के बचाए हैं। वो कहते हैं जी सियासी तौर पे यहाँ पे फंड्स लगाए जाते थे और उस पर खुदबुर्द होती थी तो हमने वो फंड जारी नहीं किए किसी भी रुकने असम्बली को, तो हम इस तरीके से हुकूमत पंजाब का पैसा बचा रहे हैं। और ट्वीट्स करके बाकायदा ये लिखा जा रहा है कि 100 दिन में मरीम नवाज साहिबा ने वो किया है जो पिछली कोई हुकूमत नहीं कर सकी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने वो किया है कि जो पीछे कोई भी नहीं कर सकता था। क्या क्या बताऊं कि उन्होंने कहा था कि पहली दफा जो मैंने सुना था कि मैं पहली दफा हूँ, मुझे ज्यादा शोर शराबा और ये चीजें नहीं चाहिए। फिर आपने वहां पर पंजाब असेंबली में भी देखा, और जो डायरेक्ट करेंगे अवाम का पैसा बचाएंगे वो यहाँ आवाम का पैसा बचाया गया और आपके मुताबिक जो उन्होंने किया वो पहले कभी हुआ ही नहीं और ना कभी। बहुत शुक्रिया साहिरा बानो साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राणा साहब, क्या देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के आज जो रिमार्क्स थे और जो उन्होंने कहा कि नाअहली भी हो सकती है, मेरे लगाए गए जज के ऊपर आपने एतराज़ उठाया और मेरी अदालत के जज के ऊपर एतराज़ उठाया गया और उसकी अदालत में नहीं उठाया, आपने जाके इलेक्शन कमीशन को कह दिया और वो सू मोटो किसी इख्तियार के तहत लिया। अच्छा, उन्होंने कोई बात गलत तो नहीं की उन्होंने। आप एक जज अदालत के पास जाते हैं, वहाँ पे केस शुरू होता है, केस जब मंतकी इंजाम को पहुंचने के करीब है तो अचानक आपको याद आता है जनाब नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे साथ तो ज़्यादती हो रही है, और आप फिर उस अदालत पे मिल जाते हैं। आप उठते हैं, उठ के आप चले जाते हैं सीधा दूसरी अदालत में, यानी इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर अदम इत्माद करते हैं और अदम इत्माद करने के बाद आपकी बात को सुन लिया जाता है। फिर आपका केस जहाँ पर तब्दील करने का कहा जाता है या जो भी होता है वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, मैं तो इसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, अगर इन पर वाकई ऐसे ही अमल हुआ, अगर ये साबित करने में नाकाम रहे, तो फिर एक बात तो बड़ी क्लियर है ना यासर साहब, फिर मामला किसी और तरफ जाएगा। लेकिन किस तरह, कौन मानेगा इसको? मानेगा कोई? माहिर मईशत हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून साहब, अगर अहदाफ हुकूमत के देखे जाएं और हुकूमत का ये क्लेम देखा जाए कि 48% से महंगाई 11% तक आ गई है, तो आपको अहदाफ मुकम्मल होते और महंगाई 11% पर आई हुई दिखाई दी है? जी, पहली बात तो ये है कि महंगाई एक माह की 11% पे आई है, जो हमारी साल की एवरेज है वो 24% है। तो वो हुकूमत ने तो पॉपुलिस्ट कुछ नंबर्स बेचने हैं, लेकिन ये हकीकत है कि महंगाई पहले से कुछ नीचे आई है। 2 साल हमने शरह सूद को ऊपर रखा है, टाइटनिंग की है, तो उसका इम्पैक्ट आता है और कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप बेहतर हुई थी। तो पहली चीज तो रिकॉर्ड को ठीक रखना चाहिए। दूसरा ये है कि 3.6% का जो टारगेट था, 2.38% हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आज के इकोनॉमिक सर्वे में आई है। इसका मतलब है कि तकरीबन 30% हमने टारगेट मिस किया है। तो इस पे सोचने की जरूरत है कि जब हम टारगेट रखते हैं तो आया हमारा होमवर्क ठीक नहीं होता या हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है प्रोजेक्शंस करने की, क्योंकि जो अगला बजट का टारगेट रखा जाएगा वहां पर शरह महंगाई की शरह एक एजम्पशन होगी, 3.6% ग्रोथ का टारगेट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दफा तो एग्रीकल्चर आपकी जो थी आपको कुछ ग्रोथ दे गई है, लेकिन अगले साल एग्रीकल्चर पे ये वीट क्राइसिस की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस काफी डीपन है। तो इन चीजों को सोचने की जरूरत है। अच्छा अरुण साहब, आप क्या समझते हैं कि जो बजट आ रहा है, इस बजट के बाद आवाम को कोई रिलीफ नजर आएगा? कि बजट के अंदर आप जो एक्सपेंडिचर साइड है खर्चे की, उसके अंदर तो आपके सामने है, सारे हेड्स बुक्ड हैं। आपका 52-53% शरह सूद में पे करने में, कर्जों की अदायगी में चला जाएगा। बाकी जो बचेगा हमारे पास
वो आपने सरकार चलानी है, पेंशन्स देनी है। सो आई डोंट थिंक, और जो पीएसडीपी हमने तकरीबन रख दिया है 3.8 ट्रिलियन का, वो हर दफा कट उसी पे लगता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये नंबर्स जो हैं ये दुनिया के लिए खासे मीनिंगलेस होते जा रहे हैं। जो रिलीफ की बात है, जो गरीब है उसको तो बीआईएसपी से थोड़ा बहुत सस्टेनेंस मिलेगी, लेकिन क्या हम 10 करोड़ लोग जो गुर्बत की सतह के नीचे आ चुके हैं उनको बीआईएसपी के ऊपर उठा सकते हैं एक इकोनॉमी में लाने के लिए 2%, 2.5% ग्रोथ पे? ये हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस जगह से खर्चा काट के सफेदपोश तबके पर और गरीबों पर स्पेंड करें कि उनके पास हुनर आए, उनको इंडस्ट्री से लिंक हो और कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो सके। वरना ये हम कोई वेलफेयर स्टेट तो वो बनता है जो बहुत अमीर होता है, जो पहले कर्ज पे जी रहा हो, तो वो बीआईएसपी पे तो बड़ा मुश्किल है। तो कुछ पॉलिसी की शिफ्ट मैं देखना चाहता हूं बजट में कि वो छोटे कारोबारों की तरफ कुछ आए, कोई लोगों को स्किल्स देने की तरफ आए। अगर तो ये पॉलिसी सिर्फ वही रही कि स्टेबलाइज करना है और टैक्स खींचना है एग्जिस्टिंग से और हमने अपने खर्चे चलाने हैं और आईएमएफ को टिक करना है, फिर मुझे रिलीफ का पोर्शन कम दिखाई देता है। नहीं, अब तक के इकदामात में आपको वो रिफॉर्म्स होती दिखाई देती हैं, वो पॉलिसी शिफ्ट दिखाई देता है। मिसाल के तौर पे अगर तवानाई के सेक्टर में देखें तो क्या हम मुतबादिल ज़राए के ऊपर ट्रांजिशन देख रहे हैं? अगर आप रियल स्टेट सेक्टर में देखें तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कम हुई है तो क्या उसमें कोई पॉलिसी शिफ्ट हम देख रहे हैं? जी देखिए, पॉलिसी में और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में बहुत फर्क है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज मैं देख रहा हूँ कि नए सेक्टर्स को वो कहते हैं कि जी हम एडमिनिस्ट्रेटिव नेट में लाएंगे टैक्स के, लेकिन जो हमारे फॉल्ट लाइंस हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आया हम इतनी महंगी बिजली पर जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं, हमें 3-4 ट्रांजिशन चाहिए। एक रिग्रेसिव टैक्सेशन से प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन चाहिए टैक्सेशन की, एक स्मार्ट और क्लीनर एनर्जी की चाहिए। सिमिलरली हमें सर्विसेज सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट की ट्रांजिशन चाहिए। हमें अपनी इंडस्ट्री के जो हम पेटनेज पे जिनको पाल रहे हैं इस वक्त उनको छोड़ने की ट्रांजिशन। ये है स्ट्रक्चरल पॉलिसीज। इस तरफ मुझे अभी पेशरफ्त कम दिख रही है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ चेंजेस मुझे दिखाई दे रही हैं जो फिस्कल डिसिप्लिन की हैं, लेकिन वो ज्यादातर गालिबन आईएमएफ के प्रेशर में हो रही हैं। पाकिस्तान को सिर्फ देने की जरूरत है कि लोगों को पाकिस्तान की इकोनॉमी के फ्यूचर में होप आए। 1 या 2 विनर सेक्टर्स पिक करके, मेरे हिसाब से ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमें रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना चाहिए उन सेक्टर्स से जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, या सरकार कर्जा लेना बंद करे डोमेस्टिक बैंकों से और उसको रीरूट करें इन सेक्टर्स की तरफ। कहीं से रिसोर्सेज आएंगे और पॉलिसी आएगी तो फिर ये सेक्टर खड़ा होना शुरू होंगे। अच्छा अरुण साहब, आप डॉलर को यहीं पे खड़ा देख रहे हैं, महंगा होता देख रहे हैं, सस्ता होता देख रहे हैं? डॉलर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो आपको कहता है कि इतने का हो जाएगा, मेरे हिसाब से वो गलत कहता है और नहीं कहना चाहिए। ये एक मार्केट की डिमांड सप्लाई है, इंटरनेशनल प्राइसेस पे हमारा इन्हिसार है, कमोडिटी प्राइसेस कहाँ जाती हैं। अगर कल को खुदा ना खास्ता आईएमएफ का लोन डिले हो जाता है, डॉलर पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, मसला जो क्लियर मसला ये है कि अगर 15% हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती हर साल तो रूपी पे प्रेशर रहेगा, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और हम नेट इंपोर्टर बनते जा रहे हैं। लेकिन हारून साहब इसमें अहम नुक्ता एक ये है कि हमारे सोर्सेज जो वजारत ख़जाना से खबरें इकट्ठी करते हैं उनके मुताबिक जो बजट तश्कील पा रहा है, ये बजट डॉलर के 295 के रेट से तश्कील पा रहा है। हालांकि इंटरबैंक में मौजूदा रेट आप देखें तो 295 के हिसाब से तो उसमें 17 रुपए का फर्क। जी देखिए, ये क्वेश्चन रखना अच्छी बात है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई शॉक लगता है करेंसी को, लेकिन इन ए वे ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम कोई एक्सपोर्ट्स के अंदर सब्सटेंशियल इजाफा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से कंपेटिटिवनेस नीचे गिरी हुई है। ये चीजें हमें सोचने की हैं कि आया हमने बजट को अकाउंटिंग एक्सरसाइज रखना है, या जो बजट की असल तारीफ है कि जो आपकी पॉलिसीज को फाइनेंस करने का इंस्ट्रूमेंट है
अगर तो हमने इसको पॉलिसी की सिर्फ देनी है तो फिर तो बजट के अंदर ये चीजें दिखेंगी, लेकिन अगर ये सिर्फ अकाउंटिंग एक्सरसाइज है कि रिसोर्सेज पकड़े और मुल्क गवर्नमेंट चलाएं, फिर ये पॉलिसी का एलिमेंट इसके अंदर दिखाई नहीं देगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ खर्चे अगर हुकूमत कम कर लेती और वो उनको डाइवर्ट करती हमारे विनर सेक्टर्स की तरफ तो बेहतर रहता, क्योंकि कर्ज के ऊपर तो मीशत रिवाइव नहीं हो सकती जिस मुल्क में ऑलरेडी 52-53% कर्ज की अदायगी हो रही हो। आप गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते देख रहे हैं? जी, पहले तो मैं मुल्की सरमायाकारों को चाहूंगा कि वो एक्सपेंशन करें, क्योंकि जब मुल्की सरमायाकार को एतमाद बहाल होगा तो वो अपनी सनत को एक्सपैंड करेंगे। और गैर मुल्की सरमायाकारों की नेचर बदल चुकी है। ये जो हमारे गल्फ कंट्रीज के सरमायाकार हैं वो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं, वो नए प्रोजेक्ट लगाने वाले नहीं है, वो चलते प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो हमें प्राइवेट सेक्टर जॉइंट वेंचर्स की तरफ जाना चाहिए, उसमें कुछ आ सकेगी। अगर हुकूमत कोई एसेट बेच देती है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो चेंज ऑफ ओनरशिप है। हमें इन्वेस्टमेंट के अंदर 4 फिल्टर्स चाहिए। नंबर 1 कि वो इन्वेस्टमेंट नौकरियां क्रिएट करे यंग लोगों के लिए। नंबर 2 वो एक्सपोर्ट बढ़ाए ताकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर ना आए। नंबर 3 कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अगर ये फिल्टर्स को टच नहीं करते हैं तो फिर हर इन्वेस्टमेंट हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर कोई यहां से पैसा कमा के डॉलर्स बाहर भेज रहा है, हमारी करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में अच्छा नहीं है। अरुण साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, राना साहब को भी दीजिए। मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।